Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the subsection of endoplasmic reticulum जो कि एक another single membrane bound organelle है. So endoplasmic reticulum के introduction के ऊपर हम बात करते हैं. So you see here, it's the network of interconnecting channels extending from nuclear membrane to cell membrane. अब यहाँ पे दो बातें नोट करने वाली हैं इंपॉर्टेंटली. नंबर वन, ये इंटरकनेक्टिंग चैनल्स हैं, बहुत सारी चैनल्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं विद ईच अदर. एंड सेकेंडली दे आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन. और इस एक्सटेंशन की लॉजिकल रीज़न भी है, उसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे. अब यहाँ पे इस फोटोग्राफ के ज़रिए हम इसकी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. यू जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये एक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस है. वी हैव गॉट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक्सटेंडिंग ये जो नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग चैनल्स का, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और लोकेशन के हवाले से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ये जनरलाइजेशन है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं. एंड थर्डली लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से ये इंटरकनेक्टिंग चैनल्स पे मुश्तमिल है विच कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ना. अब सिस्टर्ना बेसिकली क्या है, हम सिंपलेस्ट वर्ड्स में कह सकते हैं दीज आर बेसिकली द फ्लैटेंड सैक्स. सिस्टर्ना जो है दीज आर फ्लैटेंड सैक्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैविंग मटेरियल इनसाइड. सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सिस्टर्ना पे मुश्तमिल है और सिस्टर्ना ऑफ द इंटरकनेक्टिंग सिस्टर्ना पे मुश्तमिल है और अल्टीमेटली फिर वो सिस्टर्ना जो है वो इंटरकनेक्टिंग भी होंगे. सो सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैं ये भी कह सकता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंटरकनेक्टिंग सिस्टर्ना पे मुश्तमिल है. सो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वी हैव गॉट अ सेल. जैसे ये सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है और उसके बाद फिर ये दरमियान में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और इन दोनों के दरमियान एक्सटेंडिंग जो है ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है और ये जो आपको फ्लैटेंड सैक्स डिफरेंट नज़र आ रही हैं दे आर द सिस्टर्ना. अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एट पोर्स इज कॉन्टिन्यूस विद द. अब न्यूक्लियर एनवेलप की जो न्यूक्लियर एनवेलप के जो अंदर जो पोर्स हैं वो किस ऑर्गेनेली के साथ कॉन्टिन्यूस हैं? ए ऑप्शन इज गोल्गी एपरेटस, बी ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन इज लाइसोसोम्स, डी ऑप्शन इज पेरोक्सिसोम्स. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये न्यूक्लियर पोर्स जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड हैं, इसको हम आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं. एक और क्वेश्चन है हमारे पास. Tubular membranes or flattened membrane bound sacs having material inside are called. तो बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं? Tubular membranes और flattened membrane bound sacs having material inside they are called the cisterna. जैसे हम अभी cisterna की डेफिनेशन को स्टडी भी करके आए हैं. फिर एक और क्वेश्चन है. इंटरकनेक्टिंग चैनल्स कंसिस्टिंग ऑफ स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैविंग मटेरियल इनसाइड आर called. Best response to this question is endoplasmic reticulum. So basically interconnecting channels हैं, right, consisting of the spherical और tubular membranes having material inside. तो ये basically cisterna की definition है, right? So interconnecting channels consisting of cisterna are called. तो again best response क्या होगा हमारा? endoplasmic reticulum. Don't join any traditional academy. नेशनल एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे. और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्टीट्यूड. और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर
तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो मॉर्फोलॉजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह के होते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एज द नेम इंडिकेट्स देयर सरफेस इज रफ, राइट। एंड व्हाई इट इज रफ? बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन देयर सरफेस। एंड सेकंड जो फॉर्म है मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ है। और ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं हैं। जैसे कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहां पे आपको ये पर्पल से कलर के ये डिफरेंट राइबोसोम्स अटैच नजर आ रहे हैं। सो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद फिर ये वाला जो सेगमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें आपको कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड ऐसा नजर नहीं आ रहे। सो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। So rough is rough because of ribosomes and smooth is smooth because of the absence of the ribosomes. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। कई दफ़ा एग्जाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ प्रेजेंट करके एरो लगा के आपसे पूछता है कि ये जो एरो है ये किस ऑर्गेनेली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू शुड बी हैविंग एन अप्रोच टुवर्ड्स लुकिंग एट सच सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और इस न्यूक्लियस के साथ इमीडिएटली जो एसोसिएटेड है ये आपको इंटरकनेक्टिंग चैनल्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड जो ऑर्गेनेली है ये कौन सा होता है? दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। सो इसमें अब ये इसकी कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला सेगमेंट, और फिर ये वाला जो सेगमेंट है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विदाउट द राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन देयर सरफेस। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हम देखें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द स्केलेटल एंड कार्डियक मसल सेल्स। और चार्ली ऑप्शन है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन मसल एंड नर्व सेल्स। एंड डी ऑप्शन है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अभी आगे चल के इससे फंक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं और हम ये देखेंगे कि ये ए, बी और सी ये तीनों ही बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। हाँ, अगर नहीं फंक्शन है इसका तो ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। एक और क्वेश्चन है मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू सेल्स बाय। ए ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी ऑप्शन इज स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दोनों टाइप्स हैं, स्मूथ हो या रफ हो, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। अब हम इसके फंक्शंस को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो वी लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल। इन दिस टेबल वी हैव गॉट 2 कॉलम्स। लेफ्ट कॉलम में एंटिटी है या यूं कह लें कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर से या उसकी टाइप्स हैं, और फिर राइट कॉलम में उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं। सो पहले हम इसमें जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट स्मूथ और रफ दोनों आ जाते हैं। सो दोनों के जो कलेक्टिव फंक्शंस हैं ये वो फंक्शंस हैं जो ये दोनों टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम आपस में शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, दोनों ही मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, एंड सेकेंडली दोनों ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड हैं, खुद से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर रहे, इन्वॉल्व्ड इस सेंस में है कि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है या जिस ऑर्गेनेली ने अल्टीमेटली प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है विच आर राइबोसोम्स, वो इसके साथ अटैच्ड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। या अब ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 99% जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Well, they are involved in the protein synthesis due to the attached ribosomes, right? So cells which are actively involved in large amount of protein synthesis have prominent rough endoplasmic reticulum. बायोलॉजी में एक जनरलाइज सा नोशन है, स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द फंक्शन. तो जिस तरह का फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन इनका आपस में कोरिलेशन होता है. फर्ज करें अगर एक सेल है, अगर वो सेल हेविली इन्वॉल्व है इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑटोमेटिकली उस सेल के अंदर क्या होगा, उस सेल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाले ऑर्गेनेलीज हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे. या सिंपली अब ये कह लें कि अगर एक ऐसा सेल है जो कि हेविली सिक्रीशंस बना रहा है, वो सिक्रीट का फॉर एग्जांपल जैसे बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज है, इट्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, राइट. बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज बहुत थोड़े से सेल्स हैं हमारी बॉडी में और दे आर प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन फॉर द होल बॉडी, इंसुलिन प्रोटीन है, सो वो सेल्स हैविली इन्वॉल्व हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस. सो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है राइबोसोम्स पे, जो कि मोस्टली अटैच्ड है किसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्स हैं बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही प्रोमिनेंट होगा. इसी तरह से अगर कोई सेल है जो कि बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली डिवाइड करने वाला सेल है, राइट, या ऐसे सेल्स हैं जो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि डिवीजन बेसिकली मेनली न्यूक्लियस का ये फंक्शन है, राइट. सो स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द फंक्शन. सो वंस अगेन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट डाउन किया है, और वो ये नोट डाउन किया है कि ऐसे सेल्स जो कि हैविली इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में और स्पेशली उनकी सिक्रीशन में, अल्टीमेटली उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे. और उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं दे आर वेरी वेरी हाई यील्ड फॉर द एग्जाम. सेवरल टाइम्स डिफरेंट वेज में ये फंक्शंस टेस्ट किए जा चुके हैं. सो इसमें अब देखेंगे जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट इज द लिपिड मेटाबॉलिज्म. अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्टेरॉइड सिंथेसिस. अब जितने भी हार्मोन्स हैं ओवरऑल जो कि स्टेरॉइड्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे बनेंगे, वो ऑफ कोर्स वो बनेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. मैं इसको फर्दर एलेबोरेट करता हूँ. स्टेरॉइड हार्मोन्स अब हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं. सो जनरली स्पीकिंग हमारी बॉडी में कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं. एक तो जो हार्मोन्स जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजेंस, वो सारे के सारे क्या हैं, दे आर ऑल स्टेरॉइड्स. इसी तरह से जो हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हैं, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स जिसमें एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंडोरोजन्स आते हैं, वो सारे के सारे भी क्या हैं, दे आर ऑल्सो स्टेरॉइड्स, राइट. सो सेक्स हार्मोन्स एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स दे आर ऑल स्टेरॉइड्स. अब ये जहाँ से भी ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अल्टीमेटली उन रिस्पेक्टिव सेल्स में किस ऑर्गेनेली से प्रोड्यूस हो रहे होंगे, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ कि कॉर्टिसोल is produced by the which organelles in the cells of the adrenal cortex? The best response to this question would be smooth endoplasmic reticulum. इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स में किन ऑर्गेनेली से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि स्टेरॉइड है, अगेंस्ट स्टेरॉइड सिंथेसिस किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राइट. सो स्टेरॉइड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. इसी तरह से लिपोलिसिस या ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स जो है ये भी स्टार्ट होती है कहाँ पे, इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा ये लाइपोप्रोटीन्स की असेंबलिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये सबसे पहला मेजर हमने फंक्शन डिस्कस किया SCR का, विच इज़ लिपिड मेटाबॉलिज्म. उसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स. अब जो बहुत सारी हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है. ख़ास तौर पे जो लिवर सेल्स के SCR होते हैं, लिवर सेल्स के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में वेरी कॉमनली इन्वॉल्व हैं.
जस्ट इमेजिन आपको बुखार होता है, आप एसिटामिनोफेन या पैनाडोल की टैबलेट लेते हैं, सो अगर इसके मेटाबोलाइट्स फॉर एवर ये स्टे करेंगे, या सच ये ड्रग अगर इसको समहाउ हम चेंज करके बॉडी से बाहर नहीं एलिमिनेट करेंगे, तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट अगर टाइम्स पे आप रिपीटेडली पैनाडोल ले रहे हैं तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बिल्डअप होंगे, राइट। सो समहाउ वी हैव टू डिवाइस सम मैकेनिज्म ताकि हम इन ड्रग्स को, हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई कर सकें और इनको बॉडी से बाहर निकाल सकें। तो वो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो उसमें भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन स्केलेटल कार्डियक मसल्स। स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में कैल्शियम की स्टोरेज और रिलीज में ये इन्वॉल्व है। ये काफ़ी डीप ये एक पॉइंट है और इसको खासी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप इस फैक्ट को मेमोराइज कर लें कि ये कैल्शियम की स्टोरेज और रिलीज में भी इन्वॉल्व है इन बोथ द स्केलेटल एज वेल एज कार्डियक मसल्स, जो कि दोनों स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है कि दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन मसल एंड द नर्व सेल्स। एंड देन ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है, और इसी तरह से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व है। नाउ व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना, किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना, दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। सो जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, राइट। सो जैसे कि पायरुवेट और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से अल्टीमेटली ग्लूकोज का बन जाना, तो ये क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व है। चलिए अब हम इस स्लाइड को समराइज करते हैं। हमने जनरलाइज फंक्शंस पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हैं। उसके बाद फिर हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन स्टडी किया वो ये स्टडी किया कि राइबोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेवीली इन्वॉल्व है, और ये उन सेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस बड़ी एक्टिवली कर रहे हैं। और उसके बाद हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को स्टडी किया, जिसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म, हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द स्ट्राइएटेड मसल्स, उसके बाद फिर नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, फिर ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन और इवन ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। So that's all about the endoplasmic reticulum. I will see you again in the next subsection. Thank you.